हम केरल को बदनाम करेंगे। केरल से शंकराचार्य आते हैं जिन्होंने केदारनाथ से लेके उत्तर से दक्षिण तक सबको एक किया। केरल उनके लिए पावन भूमि नहीं हो सकता है, केरल हमारे लिए उनसे ज्यादा पावन भूमि। बिल्कुल। आज किसी अब्दुल को जरा सा भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना पड़ रहा, उसी बने बनाए फॉर्मेट के ऊपर लड़कियों को दोबारा से फंसा रहा है। एग्जैक्टली वो लड़की ने एक मतलब उसको जेरो जबर का भी फर्क नहीं करना पड़ रहा है, वो नाम बदलेगा या उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट देगा और या फिर अपने He becomes the best boy। बस। तो मैं एक दिन ना उज्जैन में शूट कर रहा था, वो कपड़ा बनाने वाले के यहाँ जी, तो फटा हुआ लुंगी पहन के आया। मैं बात करने लगा, खुद ही बात करने लग गया। बात करते करते कहा, अरे हमने तो 1000 साल रूल किया है। हाँ। मैंने इसको देखा, भाई देखा तू 1000 साल रूल किया है। एंड देन आई थॉट ऑफ कि मैं 1000 साल का गुलाम तेरे से ज्यादा बढ़िया हूं। उस देश के अंदर, जिस देश के अंदर एक महिला के अपमान के लिए रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उस देश के अंदर लड़कियों की अस्मिता पर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया, उनको कन्वर्ट कर लिया गया, मार दिया गया। वहां पर भी हमें सबूत देने हैं। एक सीन आता है ट्रेलर में जब वो बोलता है कि बामन की लड़की फंसाने के 12 लाख मिल रहे हैं या 15 लाख मिल रहे हैं। अम्मी, अबे 3 लड़कियां और लानी है। अब की बार ऊंची जात की लड़की लाएं और बामन की लड़की के 12 लाख मिलता है। ये चीज हमने लिस्ट में कई बार पढ़ी है। हाँ। आपने इसको फैक्चुअली कितनी बार जांचा और कहा कितनी जगह से आपने इसको रीचेक किया है? एक कम्युनिटी का कॉम्प्लेक्स हुआ था, वहां गुजराती समाज के, कच्छी समाज के लोग रहा करते थे। 120 के आसपास थे, आज 2 हैं। पहले तो आए तो पैसे दे के खरीदा गया, ज्यादा पैसे, बाद में कम पैसे में उनको छोड़ के भागना पड़ा। यस। सत्य सनातन। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज ये हमारा इस नए स्टूडियो का पहला पॉडकास्ट है। और इस पहले पॉडकास्ट में जो हमारे सामने शख्सियत है, बहुत ब्रेव, बहुत साहसी, और आप शायद ही इनका नाम जानते होंगे या पहले आपने कभी इनको देखा होगा, परंतु आपने केरला स्टोरी का नाम जरूर सुना होगा। और उसी चेन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे साथ में मेहमान हैं, मैं सबसे पहले तो सत्य सनातन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हमारे छोटे से स्टूडियो में आप आए हैं और पहला ये जो पॉडकास्ट है हम धन्य हुए। और सच बताऊं, जब ये पहला जो पार्ट आया था इसका, हमने बहुत कोशिशें की स्टार्टिंग में कि हमें किसी तरीके से कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट मिल जाए, नहीं हुआ। और कभी फिर स्वतः ही हमारे पास में डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और साथी उनके मिले हुए, और रोहित भाई ने तुरंत ही फ़ोन करते हुए कहा कि भाई पूरी टीम मेरे यहाँ पर है और आप आइए और पॉडकास्ट कीजिए। जब मैंने कहानी सुनी उनकी, मैं सच बताऊं कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। किस तरह से केरल के अंदर ये सब चीज़ें चली, और उसके तुरंत बाद इतना गुस्सा भी आया कि लोग उसको प्रोपेगेंडा बता देते हैं कि केरल में कभी नहीं हुआ है, भारतवर्ष में ही नहीं हुआ है, पाकिस्तान में तो हो ही नहीं रहा है, जबकि दुनिया, बांग्लादेश में नहीं हो रहा है। और जबकि दुनिया के आंकड़े ये कहते हैं कि वहाँ जहाँ पर कभी कहते हैं ना कि जिनका सूरज कभी नहीं डूबता था, ब्रिटिश शासनकाल, उनके खुद के राज्य में आज ग्रूमिंग जिहाद हो रहा है, ग्रूमिंग गैंग्स हैं, उनकी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है। और कई लड़कियों के तो ऐसे केस आए कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ और बाद में उनको ही करके मार के खाया भी गया। और हिंदुस्तान में भी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साहस को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ कि आपने एक बार फिर से वो जो ज्योति आज से 2-3 साल पहले जली थी, उसको एक बार फिर से आपने हम सबके सामने लाने का प्रयास किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से, और हम सब आपके आभारी हैं, ये समाज आभारी है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बचा, ये फिल्म साहसी काम तो मुझे नहीं पता। मैं वो कहता हूँ कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति को बचाने में वो गिलहरी का काम करूँगा जो एक रेत का टुकड़ा जी समंदर में डाले, और कहीं उससे हमारे समाज में कोई डिफरेंस आए तो मैं अपने आप को माध्यम मानूंगा जी। ये काम अपने समाज, अपने देश, अपनी बेटियों को बचाने का है, उसको करना है। साहस तो नहीं, मैं जिस काम को कर रहा हूं जी, वो फैक्ट होना चाहिए। केरला स्टोरी 2
में हमने 3 बच्चियों की कहानियों को लिया है। बेसिकली दिखाया है 3 बच्चियों की कहानी, पर ये जो कहानियां हैं वो असंख्य बेटियों की कहानी है जी। जो हमने आर्टिकल्स में पढ़े, FIRs में पढ़े, जो उनके साथ जो दुष्कर्म हुए हैं। जी। और जब मैं ये पढ़ रहा था, पिछले 3-4 सालों में क्या हुआ है कि मैंने ना डेमोग्राफी पे काम करना शुरू किया। उससे पहले मैं जम्मू कश्मीर पे काम कर रहा था, तो मैं 2 काम करता था। एक तो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्रीज टीवी चैनल के लिए, जहाँ से मुझे रोटी पानी मिल जाए, जी। मुंबई जैसे शहर में मैं रह सकूं। और दूसरा काम, क्योंकि मैं समाज कार्य का छात्र रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, जी। तो हमेशा सामाजिक। अच्छा, आपके जो जड़ें हैं वो दिल्ली से पहले से जुड़ी हुई हाँ, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिल्ली का मानता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बहुत सारे संस्कार दिए हैं जो अंदर भरे हुए हैं, और जो पढ़ाई की मैंने वो समाज कार्य की। और अब वो पॉलिटिशियन है, पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग में पढ़ाते थे। वो मुझे पढ़ाए नहीं है डायरेक्टली, पर उन्होंने मुझे एक बात कहा था। अब वो पॉलिटिशियन है और किसी और पार्टी के, जो मेरी बातों को नहीं मानेंगे। उन्होंने मुझे चलते चलते एक दिन मैंने कहा मैं मीडिया ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा चलते, और मेरे दिल में आज भी वही बात है कि जो अंतिम व्यक्ति है ना, उसकी बात को रखना स्क्रीन पे। मुझे वो प्रोफेसर साहब की जो बात है वो आज भी याद है, और मैं वही करता हूँ। और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी से पंगा लेना पड़े। मैं एक चैनल में काम करता था जब कॉलेज से बाहर निकला जस्ट, तब पहले तो मैंने लाइफस्टाइल डॉक्यूमेंट्रीज बनाई कुछ, फिर वो छोड़ के मैं एक चैनल में गया, न्यूज़ चैनल में। वो अब न्यूज़ चैनल बंद हो चुका है। तो तब यमुना आंदोलन चल रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ। रिवर बेड पे उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन किए बहुत सारे जो गेम्स विलेज के। जी जी। तो मैंने कहा मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। वो लोग उस डॉक्यूमेंट्री से सहमत नहीं हुए जब फाइनल कट आया। तो मैंने वो नौकरी से मुझे छोड़ना पड़ा मुझे। जी। तो वो जो एक्टिविस्ट है अंदर वो रहा है। फिर मुंबई चला गया मैं। फिर कुछ दिन और एक न्यूज़ चैनल में काम किया जहां एनवायरनमेंट के ऊपर काम करता रहा, क्योंकि हमेशा कुछ भी करूं अंततः मुझे समाज के विषयों पे काम करना बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल, एक संतुष्टि मिलती है, बहुत संतुष्टि मिलती है। फिर मैं मुंबई चला गया, तो मुंबई गया तो मैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लग गया। जी। जब ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था तो पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला। मतलब यूरोप के सारे देश, अफ्रीका गया, एशियन कंट्रीज़। मुझे ना ये समझ में आया, जिस समाज की जो संस्कृति है वो ख़त्म की गई है प्लान्ड तरीके से। वो 100 साल में होता है, 200 साल में होता है, एक दिन में नहीं होता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, ठीक है। और जिस दिन वो संस्कृति खत्म हो गई, वो समाज खत्म हो गया। पूरे दुनिया में, चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे वो इटली, फ्रांस, जहाँ भी एंशिएंट कल्चर खत्म हुआ है, चाहे इजिप्ट हो या ग्रीस हो या साइप्रस हो, मतलब वहाँ मुझे ना हमेशा एक साजिश दिखता था कि कुछ कल्चर कहीं बदला जा रहा है। तब मुझे ये समझ में आया कि हम उन संस्कृतियों में से हैं जो 1000 साल की संस्कृति को बचा के संजोए रखे हुए हैं अभी तक भी। हम लड़े हैं, 1000 साल से लड़े हैं। बिल्कुल, 1000 साल से ज़्यादा हमने लड़ाई की है और बचा के रखा है। तब तक मेरा दोस्त जम्मू कश्मीर में काम करने लग गया, वो रिसर्च करता था जी। तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे सामने आए, तो अपनी रोटी पानी के लिए तो मैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, पर जो भी करता था ईमानदारी से करता, उसको भी ईमानदारी से किया मैंने। तो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज जम्मू कश्मीर में बनाना शुरू किया, जिसके लिए मुझे बाद में एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। अच्छा। जब धारा 370 हटी जी, दलित को किस प्रकार से वहां प्रताड़ित किया जाता था, वहां पे किस प्रकार से जो मतलब जो लोग थे, जो वेस्ट पाकिस्तान से लोग आए थे विभाजन के समय, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो मैं हमेशा सिविल राइट्स पे काम किया हूँ और प्लस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। फिर बीच में मुझे फिल्म बनाने का मौका मिला, एक प्रोड्यूसर मिल गए, और मैं वैसा आदमी नहीं हूँ कि मैं जाऊंगा कि भाई साहब मेरी ये सीवी है, मुझे आप काम दे दीजिए। तो वो रहा नहीं। जो छोटा काम कर सकूं समाज के लिए वो करता रहूं, और प्लस रोटी पानी चलता रहे। जी। भोर बनाई। बचपन से ना मैं मुसहर समाज को देखता था जी। और जब मैं मुसहर समाज को देखता था तो मुझे ना बड़ा संतुष्ट मेरे जैसा व्यक्ति दिखता था।
पड़ी नहीं है दुनिया की। जी जी मैं अपने गांव में एक छोटे से कोने में रहता हूं, जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मोदी जी आए और टॉयलेट वाला मिशन स्टार्ट किया तो मुझे लगा ये कैसे, इनका क्या टेक होगा जब सोसाइटी में समाज बदल रहा है, बेटियां इनमें पढ़ेंगी तो कैसे वो। सो इट्स अ सटायर, इट्स अ ऑन सोसाइटी, इट्स एवरीथिंग, ठीक है, वो बनाई मैंने और फिर डॉक्यूमेंट्रीज बनाता रहा। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, 3-4 साल पहले ना मैं एक प्रोफेसर से मिला, उन्होंने मुझे कहा यार डेमोग्राफी इज चेंजिंग इन दिस कंट्री। और मैं क्योंकि संस्कृति से जुड़ा हुआ हूं जी कल्चरल डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, जी मैं नहीं चाहूंगा कि दोबारा इस देश में कोई आए और मेरे मंदिरों को तोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई दोबारा आए और हमारी बहू बेटियों को जोहर करना पड़े। जी तो मैं डेमोग्राफी को, और आई विल ऑलवेज, अभी तक एक परिपक्व डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तब विपुल जी और अमरनाथ जी, विपुल जी प्रोड्यूसर है इस फिल्म के और अमरनाथ जी कहानी लिख रहे थे, तो दोनों मिलके लिख रहे थे। तो मैं संपर्क में आया। हाँ। अमरनाथ जी से मैं बहुत पहले से उनसे संपर्क में रहा हूं। जी तो मैंने उनका कहा कि मैं करना चाहूंगा क्योंकि लव जिहाद भी डेमोग्राफी का हाँ। विषय है। बिल्कुल। अगर आप देखें तो आपके जो बॉर्डर्स हैं, आपने 75 साल पहले आपने अपने देश का 2 हिस्सा दे दिया है। एक तरफ दोनों बाजू में काट के पश्चिम दे में, दिए हाँ, हैं, बिल्कुल। एक तरफ पश्चिम में दिया, एक तरफ पूर्व में दिया। तो जब समझा तो अलग अलग टूल्स, अलग अलग टेक्निक्स को अपना के ये लोग चाहते कि इस देश का डेमोग्राफी बदल दिया जाए। और मुझे सिनेमा बनाना था, लव जिहाद के माध्यम से इस देश की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही थी। तो मैं पढ़ना शुरू किया और जब पढ़ता रहा, और जैसे जैसे, मैं सच बता रहा हूं कि इस फिल्म की एडिट को कंप्लीट करने से पहले भी, मतलब फाइनल शूट के बाद भी जी। मैं देश के अलग अलग कोने में जाकर खोजता रहा हूं कि मैं तो कहीं गलत नहीं हूं। क्योंकि मैं अगर एक गलती कर दी मैंने ना, तो ये जो लार्जर कोज का जो फाइट है वो हार जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अगर हम हार गए ना, क्योंकि एक गलती, एक त्रुटि, और ये बोलेंगे कि ये प्रोपेगेंडा है। हाँ। मैं इसलिए आज इतना अडिग हूं क्योंकि मैंने समझा है, मैंने जाना है कि ये तो हो रहा है समाज। बिल्कुल। हमारी बेटियां प्रताड़ित हैं। जी। जिस दिन लोगों ने कहा प्रोपेगेंडा है, हमने 50 बच्चियों को दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में इनके सामने प्रस्तुत कर दिया। जी। उसके बाद ये कहने लगे, अरे भाई ये तो तुम कह रहे हो केरला स्टोरी 2 है, गोज बियॉन्ड। केरला स्टोरी 2 पकड़ा, गोज बियॉन्ड हटा दिया। हाँ। बोला ये केरल की बच्चियां कहाँ हैं? हाँ। हमने कहा 3 साल पहले विपुल जी ने जो हाँ। पहली फिल्म बनाई थी, उसमें भी तो बच्चियों को दिखा दिया था, आपके बिल्कुल। केरल की बच्चियों को। हाँ। अगर हम केरल की बच्चियों को लेकर आते तो ये कहते यार ये तो पुरानी कहानी है, कह वही, रहे हैं। हाँ। हमने कहा पैन इंडिया दिखाते तुमको। हाँ। दूसरा, हमारा जो समाज है, जो पहली फिल्म बनी, तो हमारा समाज क्या है, हम ना ठेका देने वाले समाज है। घर बनाना है, हाँ। ठेकेदार को दे दो, जी। ठीक है, अब हमें नहीं देखना है, हमें नहीं देखना है कुछ। हाँ। पूजा करना है तो पंडित जी को दे दो, हाँ। ठीक है, वो जैसे लड़नी कर ले, है, हमें नहीं पता हमें कुछ नहीं भी, पता। हाँ, लड़ाई लड़नी है तो राजपूतों को दे दो। हाँ। और अब ये तो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अब है कि कुछ भी करना है सरकार को दे दो, ठीक है, फौज करेगी जो करेगी। फौज करेगी। जो इंटरनल फाइट है उसको हम समझते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो नैरेटिव की लड़ाई है उसको समझते ही नहीं है। अब ये हो गया है ना कि मतलब मैं यूपी में बैठा हूँ, अरे योगी जी क्या कर रहे हैं फिर? हाँ, अगर मान लो मेरा भी काम बिगड़ रहा है ना, अब तो इतना हो गया है कि मुझे जुकाम हो गया है तो मोदी की गलती है, हाँ। योगी की गलती है भाई। समाज जब तक संगठित नहीं होगा, समाज में विचार, डेमोक्रेसी है, हाँ। तो जब तक समाज में विचार नहीं बनेगा, पब्लिक ओपिनियन नहीं बनेगा, सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल। आपको पब्लिक ओपिनियन बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है केरला स्टोरी 2 ये पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए है कि समाज में ऐसे लोग हैं, हर गली हर नुक्कड़ पे आपकी बेटियों पे ताक जमा के बैठे हुए हैं कि कोई इमोशनल वीक पॉइंट हमारी बच्चियों का मिले वो उसको फंसा ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये लार्जर नैरेटिव है। वो कहता है एक
मुझे किसी पत्रकार ने पूछा कि बिहार में एक कागज मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि 2047 में, मैंने कहा बहन 2047 में गजवे हिंद ना बने, वो 2080 बना लेगा। वो तो ताक में बैठा है, अगले मैं तो वेट कर रहा हूं, तुम हार जाओ बस, इस लड़ाई में तुम हार जाओ, वो मैं 100 साल देने को तैयार हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कागज मतलब बहन एक कागज भी डेंजरस है या नहीं है? बिल्कुल। और 15,000 लोग ट्रेंड भी लेते वहां। हाँ, और उन्होंने इस बात को कहा कि हमें इनको घुटनों पर लाना है। हाँ। मैं तो अभी आपको एक वीडियो दिखा दूंगा, देवबंद की है, और उसमें वो कह रहे हैं कि भैया हमें मुसलमान और दलित इनको मिलाना है, बाकी तो अपने आप सेपरेट हो जाएंगे, और हमें सत्ता में आना है। और हमें सत्ता में किस तरीके से आना है उसके ऊपर प्लानिंग चल रही है। आरफा कह रही है कि हमें अभी कंक्लूसिव आइडियोलॉजी पे काम करना है कि हम चलते दिखे संविधान के हिसाब से, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट गोल है, जो शरियाई गोल है, प्राप्त हमें वही करना है। ये रोज संविधान की बात करते हैं। हाँ। पर ये संविधान में इन्होंने अपना पर्सनल लॉ बना रखा है। हाँ। मानते कब है संविधान? मानते कब है? जब इनको ये ना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बिल्कुल संविधान बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये संविधान की कॉपी लेके इस देश में सरिया लाना चाहते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, हाँ, पर लोग हैं जो ये कर रहे हैं, बहुत हैं। हमारे समाज में कोई भी गलती होती है, हो सकता है कि हमने हमारे और समाज में हमने सती प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, जब भी हुआ, हमारे लोग खड़े हुए और कहा हमने किया है उसको ठीक। ठीक। हाँ, आपके समाज में आप ये क्यों बंद करके बैठे कि ये प्रोपेगेंडा है? हाँ। मैं आपके सामने एज अ फिल्म मेकर 50 बच्चियों को लेके आता हूं, यानी कि कुछ तो कमी है। बिल्कुल। आप उसको मानिए, हाँ, उसको ठीक करिए। यस। मौलाना और मौलवी हैं, क्या ये ठीक कर सकते या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं, नहीं करते। और फिर कहते हैं कि कामाख्या नारायण सिंह, विपुल शाह ये प्रोपेगेंडा फिल्म बनाता है। हम यहां समाज को बताने आए हैं। मुझे हमेशा लगता है सिनेमा एंटरटेनमेंट का सोर्स है, पर साथ में सिनेमा कम्युनिकेशन का भी टूल है। बिल्कुल। सिनेमा की जिम्मेदारी है कि जो समाज में होता है उसको बताया जाए। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो फिल्म मेकर्स ने स्वतंत्रता आंदोलन पे फिल्में बनाई। बिल्कुल बनाई। क्या वो पॉलिटिकल फिल्में थी? नहीं, समाज की फिल्में थी। जी। जब 70 और 80 के दशकों में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े पैमाने पे था तो उसमें फिल्में बनी, बहुत बनी है। जब आज समाज जाग रहा है और समाज को लग रहा है ये सारी चीजें गलत हुई हैं, उसको ठीक करने के लिए फिल्में बन रही हैं, तो प्रोपेगेंडा फिल्में हैं। मैं अपने जीवन में भाई कभी मोदी से मिला भी नहीं हूं। जी जी। तो मैं सरकार में किसी को जानता भी नहीं हूं। जी। मेरा एक कॉलेज का सहपाठी है, मतलब सीनियर है, जो मंत्री हैं, जिनसे मैं मिलता हूं, मुझे 1 रुपए का काम नहीं मिला है आज तक उनसे। बिल्कुल। मैं मिलता तो पिछले 11 साल में हम आपकी कम से कम 11 फिल्में देख चुके होते हैं। जी। जी। तो मैं वैसे कंडीशन से आता हूं, मुझे क्या पड़ा हुआ है कि सर ये मेरे अंदर की भावना है। जो एज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं, और जहां भी सभ्यता और संस्कृति संकट में तभी आई है जब वहां के समाज के लोगों ने अपने मान्यताओं को मानना छोड़ दिया है। हम बचपन से एक चीज सुनते आते थे अपने माता पिता से कि फिल्में 2 काम करती हैं, एक जो समाज में घटित हो रहा है और एक जैसा हमें समाज को निर्माण करना है। तो जैसे कि वो कहते थे कि देखो पहले लड़कियां पूरे कपड़े पहनती थी हर जगह, फिर फिल्मों ने ऐसा दिखाना शुरू किया कि ऐसे कपड़े पहनना भी कंफर्टेबल है, तो तुमने पहनना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने फिल्में देख करके चोरी करना सीखा। और बहुत सारे ऐसे बाद में पकड़े भी गए कि हमने तो ये वाली फिल्म देखी थी, उस तरीके से हमने चोरी कर ली, या उस तरीके से प्रपोज करना, या उस तरीके से कोई काम करना। ठीक। दूसरी चीज होती है कि किसी ने वैसा काम किया और वैसा ही दिखा देना। मैं पूरा बॉलीवुड को हमने बहुत कीनली ऑब्जर्व किया है और हमने देखा है कि समाज को किस तरीके से बिगाड़ना है केवल उस पर काम ही हुआ है। आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर कि धर्मेंद्र, शोले इतनी बड़ी मूवी है, धर्मेंद्र शिवजी की मूर्ति के पीछे खड़े होकर मिमिक कर रहा है, और एक तरीके से वही चीज अगर हम इस्लाम की तरफ से या ईसाइयत की तरफ से दिखाने लग जाए ना तो उस पर हंगामा हो जाएगा। अभी एक जाट मूवी आई थी, तो उसमें क्या था कि रणदीप हुड्डा को खड़े होना था और पीछे जीसस का मूर्ति थी। मूर्ति को ब्लर करवा दिया था। हमने शोले में तो शिव जी की मूर्ति को ब्लर नहीं करवाया, लेकिन वहां पर एक रहीम चाचा होता है जो जिसका बेटा मरा पड़ा है, लेकिन वो अजान सुनते ही तुरंत कहता है मेरा नमाज का टाइम हो गया। और 786 का बिल्ला, वो देख लीजिए, जाता हूं मैं, पर साधु का बिल्ला पहनूंगा मैं। और वो व्यक्ति जो कभी मंदिर नहीं जाता है, वो अपनी शिखा को आग से काट देता है, गंगा तेरी सौगंध
मूवी में है। और 786 की जो चादर ओढ़ करके अमिताभ बच्चन कह रहा है कि ला मार मेरे को गोली मार, है ना, वो कादर खान उसको गोली मारता है। कैसे कैसे प्रोपेगेंडा नहीं हुए हैं समाज को ना केवल एक सेक्युलर बल्कि एक प्रो इस्लामिक बनाने हेतु, हमारे हिंदुओं को बनाने हेतु फिल्मों में खूब हुआ, लेकिन किसी ने कभी प्रोपेगेंडा नहीं कहा। आज मेरी बहन बेटियां सूटकेस में पैक हो रही हैं, फ्रिज में पैक हो रही हैं, जमीनों से निकाली जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, और उस पर लव जिहाद का मुद्दा उठा दिया तो प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा एकदम, मैं मानता हूँ इस बात। सच्चाई को दिखाना प्रोपेगेंडा है। हाँ। लेकिन समाज के अंदर झूठा प्रोपेगेंडा चला करके और पूरे के पूरे समाज को अंधा कर देना, वो प्रोपेगेंडा नहीं है। एकदम यही हो रहा है, ये हो रहा है समाज के अंदर। देखिए प्रॉब्लम ये है जो सिनेमा में दिखाया जाता है, पर मुझे क्या लगता है, देखिए समाज में दो प्रकार के सिनेमाएं बनी हैं। ऐसा है, ये सारे प्रोपेगेंडा फिल्में बनी हैं, मैं उसको भी प्रोपेगेंडा फिल्म मानता हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें बनी, पर साथ साथ में देश के स्वाधीनता पे फिल्में बनी हैं, बहुत सारी चीजें बिल्कुल, मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय फिल्में बनी है, बॉर्डर बनी है, तो फिल्में अच्छी बनी हैं, बहुत अच्छी चीज बनी है, ठीक है। पर हाँ, एक साइलेंट जो लोग लिख रहे थे, जो लोग सोच रहे थे, उस समय प्रॉब्लम मुझे लगता है एक रिवॉल्यूशन था न्यू सिनेमा का, जिसमें आप अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति के विरुद्ध जाके लिखते थे, और उसमें एक चुनिंदा वर्ग था, हाँ, जो ये कर रहा था जी। पर जब हम जागे हैं और हम अपने तरीके का सिनेमा बनाना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? और ये वो लोग हैं जो आपको हमें ये कहते थे कि तू बना लेना फिल्म, हाँ, तू क्यों नहीं बना लेता, तू बना के दिखा। तो एक अभी क्या हुआ, थैंकफुली जो मैं ये मुझे खराब फिल्म मेकर नहीं बोल पाएंगे, उसका रीजन है कि इससे पहले मैंने भोर बनाई है, हाँ, जो इन लोगों ने ही बड़ा अप्रिशिएट किया, हाँ, बहुत ठीक है? जबरदस्त मूवी है, मैंने देखी। तो जब मेरे क्राफ्टमैनशिप पे तो उंगली नहीं कर सकते ये, ठीक है। बचा अभी एक बहुत बड़े मंत्री हैं, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट को कहा, यार सब कुछ ठीक है, ये जो राइट विंग वाले हैं ना अपने, वो फिल्में अच्छी नहीं बनाते, अच्छा, ठीक है। तो उस सबऑर्डिनेट ने कहा कि इनको 75 साल से कैमरा नहीं मिला था सर, बिल्कुल, ठीक है, और इस बात को मैं मानता हूं। हाँ। तो समय आया है जो लोग इस विचारधारा को मानते हैं, और यही विचारधारा, और विचारधारा सत्यता पे, किसी ने मुझे कहा व्हाट इज नैरेटिव, तो मेरे बगल में जो पैनलिस्ट थे उन्होंने कहा हवा खड़ा करना नैरेटिव होता है, मैंने कहा नहीं, अच्छा, मैं जिस संस्कृति से आता हूं वहां फैक्ट बेस्ड नैरेटिव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फैक्ट बेस्ड नैरेटिव नहीं है, जो हवा खड़ा करना है ना, तो जिस तरह से कम्युनिस्ट खत्म हो गए, हाँ, वैसे खत्म हो जाएंगे। उन्होंने भी बड़ा हवा खड़ा करा, हवा खड़ा किया था, आज गए। हाँ, हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं पिछले 1000 साल पे इसलिए काम कर पा रहे हैं क्योंकि हम फैक्ट बेस्ड नैरेटिव करते हैं। हम जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 पे इसलिए काम कर पाए क्योंकि हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखा। और आज जब केरला स्टोरी 2 बना रहा हूं, मैं आपको डंके के चोट पे कहता हूं, एक एक सीन जो है जी, वो सत्य घटनाओं पे आधारित है, और इतना सत्य है कि एक सीन पे आपको मैं 10 रेफरेंसेस दे सकता हूं। उस दिन जब लड़कियां बोल रही थी जी, तो मुझे ये लगा ये तो फिल्म की पूरी कहानी बता रही हैं जी, क्योंकि कोई कहता है कि नाम बदल के आया, मुझसे लव अफेयर करा, कोई कहता है कि मुझे मतलब कोठे पे बिठा दिया। मैं तो देख के हैरान था, मुझे पता था, पर मुझे लगा जो सामने बैठे थे, आप कब आंख खोलोगे? बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों ने ये नहीं कहा ये झूठ बोल रही है, उन्होंने भाई केरल में, केरल की लड़कियां कहा, आप केरल को बदनाम कर रहे हो। हम केरल को बदनाम करेंगे? केरल से शंकराचार्य आते हैं जिन्होंने केदारनाथ से लेके उत्तर से दक्षिण तक सबको एक किया। केरल उनके लिए पावन भूमि नहीं हो सकता है, केरल हमारे लिए उनसे ज्यादा पावन भूमि। बिल्कुल। तो केरल को बदनाम करने की बात नहीं है, सिर्फ यह है कि पहली बार हमने केरला स्टोरी जब बनाया तो पूरे देश ने कहा भाई ये क्या बनाया, ये तो सिर्फ केरल की कहानी है ना, छोड़ो, हमारे यहां नहीं हो रहा है। हम ये बताना चाहते हैं केरला स्टोरी 2 में गोज बियॉन्ड कि जो केरल में हो रहा है, और केरल की भी कहानी है इसमें, और 2 कहानियां हमने उत्तर भारत की ली है कि ये सिर्फ केरल में नहीं है भाई साहब, ये आपके घर के पास है। बिल्कुल। ये आपके घर में भी हो सकता है, घर में भी, बिल्कुल। ये समस्या आपके दरवाजे को नॉक कर रहा है, आप समझ जाइए। बिल्कुल, ये वहां तक पहुंच चुकी है, और कब जागेंगे कि भाई गले तक पानी आ चुका है। और अभी भी मतलब जब ये फिल्म का ट्रेलर आया, तकरीबन 8 दिन हो गए हैं इसको, उसके बाद में आप देख लीजिए कंटिन्यूअसली अभी भोपाल की कहानी है, पूरा का पूरा एक गैंग उसमें एक्सपोज हुआ है,
2 लड़कियां थी जो बहनें थी, वो लड़कियों को फंसाती थी, अपने भाइयों को परोसती थी। Yes. फिर एक कहानी अभी आई है दिल्ली एनसीआर की आई है, एक कहानी फिर आई है यूपी की आई है। तो मैं कह रहा हूं कि ट्रेलर तो आप ट्रेलर के देखने के बाद में सारे के सारे जो समाचार में खबरों में और वो लड़कियां जो बोल रही है अपने इंटरव्यू उनको भी देख लो थोड़ा सा। और गोस बियॉन्ड में आपने तो 3 लड़कियों की कहानी दी है। मैं कह रहा हूं कि भैया 300 लड़कियों की कहानी दोगे तो भी फिल्म बन जाएगी, उसमें भी सारे फैक्ट आ जाएंगे। आप किस किस को नकारोगे? मुझे किसी ने कहा कि ये कॉन्सेंसुअल जब लव हो और कोई लड़की कॉन्सेंसुअली वो धर्म परिवर्तन करना चाहे तो तुम्हें क्या दिक्कत है? मतलब तो हमें अपनी बेटियों से पूछना है कि एक बार जो लड़का तुम्हें कन्वर्ट कर रहा है, जो तुमको इतना पोजेस कर लिया है, उससे जरा एक बार पूछो कि तुम कन्वर्ट होगे क्या? हो सकता है क्या? अगर तू कन्वर्ट हो सकता तो ठीक है। हाँ, ज्यादातर केसेस में लड़कियां क्यों कन्वर्ट हो रही है, हमारी बेटियां क्यों कन्वर्ट हो रही है? क्योंकि एक आध आप बताओ, कोई हिंदू इमोशनली बनाओ। वीक करके आपको ट्रैप करके आपको उस जगह ले जाया जा रहा है। अब मुझे बहुत लोगों ने कहा कि नहीं तुम हमारी बेटियों पे सवाल कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, एकदम नहीं। अच्छा, ये बात हिंदू ने बोली होगी किसी? हाँ, हिंदू ने बोली है। बेटियों के इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, इन चीजों पे बात कर रहे हो। मैंने कहा भाई एक बात बता, मैं जब बच्चा था तो मैं बहुत सारी गलतियां करता था। ये उम्र 18 साल 19 साल, देखिए अलग अलग केस स्टडीज हैं एंड आई हैव डन इट वेल। मतलब मुझसे आप तो ये जो 18-19 साल की बच्चियां होती हैं और फिल्म में भी दिखाई गई है जी, तो 18-19 साल की बच्चियों में क्या होता है कि एक रेबेलियस नेचर होता है। मैं जो बोल रहा हूं, हम भी यार भाई अगर मौका मिलता ना तो मैंने तो गन खरीद लिया था 13 साल में, ठीक है, जेब में लेके घूमना था। टेरेंटिनो की फिल्में देखा करता था, मुझे पता है कि जेब में गन लेके कैसे घूमा जाता है, ठीक है। नहीं की, क्योंकि ये डर था मम्मी मारेगी अगर पता चल गया, पिताजी को पता चल गया घर से बाहर निकाल दिया जाऊंगा मैं। बिल्कुल। तो मैंने नहीं किया। आज भी मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं कुछ भी कर दूं कभी कभी। किसी ने मुझे अगर धमकाया तो मुझे गुस्सा, पर मुझे पता है कि मम्मी, दीदी, बीवी, अब तो बेटी हो गई है, सब रोकते हैं। तो आपका इमोशनल वीक पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो 18-19 साल में आप बहुत रेबेलियस, मतलब अब तो मैं उस दिन 11 साल की लड़की से मिला जिसके साथ इन लोगों ने लव जिहाद किया है। बताओ, आपको बचाना, आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। राइट पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं हम फिल्म में। बिल्कुल। अगर लगता है आपको, क्योंकि हम तो समाज को दिखा सकते हैं कि ये है, तो राइट पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं। आपको लगे अच्छा तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना कि जब ये फिल्में बनती हैं तो केवल एक चीज पे फोकस करना है। राइट पेरेंटिंग पे बात नहीं होगी, उनके साथ कम्युनिकेशन पे बात नहीं होगी कि बच्चों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करें, किस तरीके से उनकी बातों को सुना जाए। इन सब बातों के ऊपर कोई बात नहीं करेगा कि डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, राइटर ने, स्क्रीन प्ले लिखने वाले ने कितने बेहतरीन तरीके से या सटीक तरीके से उसमें जो पेरेंटिंग का रोल होता है उसको भी दिखाया है। आपने बस टाइटल ये रख दिया है तो बस टाइटल के ऊपर ही आपको घसीट देंगे, इस तरीके की चीजें होती हैं बस। दूसरा, मैं बहुत सारे डिवोर्स्ड बहनों से मिला जी, जिनके साथ ये कॉन्स्पिरेसी हुआ। आपके जीवन में जब ना रिक्तता आती है तो ये लोग आ जाते हैं। ये मॉड्यूल है, बिल्कुल जबरदस्त मॉड्यूल है, बिल्कुल, और ये आपको आके वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं सॉरी आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ बस। जैसे आपकी ये केरला स्टोरी 2 है, वैसे ही मैंने एक पुस्तक लिखी है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, वो पार्ट 1 थी। अब पार्ट 2 जो मैं लिख रहा हूँ, इसमें एक पूरा एक वृहद चैप्टर है जहां पर केवल विधवा लड़कियों की, विधवा महिलाओं को ही कन्वर्ट किया गया है, केवल उनके बच्चों का खतना करवाया गया है। यस, और उनको मुसलमान बनाया गया है। क्या होता है, जो आपने बताया ना कि जो रिक्तता आती है, मैं समाज शास्त्र पे का स्टूडेंट रहा हूं और मैंने साइकोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। और जो आपने कहा कि एक रिबेलियन एज रहती है, क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स नए नए चेंज होकर के युवापन हमारे पे आया ही होता है। हमें लगता है कि ये जवानी ऐसी है कि हम इसमें सब कुछ कर सकते हैं और हमसे बेहतर कोई आइडिया नहीं दे सकता, हमसे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता, हमसे बेहतर कोई उमंग वाला नहीं है। इस टाइम पर एक चीज मैं हमेशा सबको ये बात बताता हूं और इसको बताने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हम सबकी बहन बेटियां और हमें उस पेरेंटिंग तक जाना पड़ेगा। रीजन क्या है कि जब मैंने सोफिया गर्ल्स कॉलेज पर बोला, मेरे ऊपर केस हो गया। 30-32 साल उस बात को गुजर चुके थे और उसके बावजूद लगातार वैसे ही केसेस आ रहे थे जो कभी वहां हुए थे।
मैंने कहा कि क्या हमारे समाज ने सीखा नहीं है, जिनके साथ ये घटित हुआ था उन्होंने अपने दूसरे समाज के लोगों को बताया नहीं है कि आज किसी अब्दुल को जरा सा भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना पड़ रहा, उसी बने बनाए फॉर्मेट के ऊपर लड़कियों को दोबारा से फंसा रहा है। एग्जैक्टली वो लड़की ने एक मतलब उसको जेरो जबर का भी फर्क नहीं करना पड़ रहा है, वो नाम बदलेगा या उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट देगा और या फिर अपने ही बिकम्स द बेस्ट बॉय। बस आज भी हाँ। आज भी वो और ये कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी देश को खत्म करने की है, करने की है, ये सनातन को खत्म करने की है। और हम इतने मूर्ख हैं और हमारी पेरेंटिंग इतनी बेकार है कि हम अपनी लड़कियों, अगर हमने वो तरीके बता दिए होते तो वो कुछ तरीका चेंज तो करते। उनको हम मेहनत नहीं करने दे रहे पिछले 35 साल से। भाई साहब आप एक बात बताओ, कितना बड़ा नैरेटिव है कि अकबर और जोधाबाई, हाँ, और जोधाबाई मैं उनको प्रणाम करता हूं, वो हमारी माता हैं, अगर थी हालांकि एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, पर अगर थी हाँ, तो वो कृष्ण जी की पूजा करती हैं। हाँ, पर उनका बेटा क्या हुआ? हाँ, सलीम। हम अपनी बहनों से ये बात बताए हाँ। कि अरे अकबर और जोधाबाई का बड़ा अच्छा प्रेम था, हाँ। अरे यही तो कल्ट है। हाँ। पर ये बताया कि बच्चे, ये जो बच्चा पैदा हुआ ये इसके नस्ल में गया, हाँ। और ये कम से कम 100 लोगों को मारा। मैं कह रहा हूं शाहरुख और गौरी ने किया, हाँ। बेटा खान है, बेटी खान है, हाँ। आमिर ने किया, राव से किरण राव से किया, बेटा खान सबके बर्थ सर्टिफिकेट चेक कर लो। हाँ। चलो ये तो एग्नोस्टिक मानते हैं ना अपने हाँ, आपको, हाँ। ठीक है, इनके बर्थ सर्टिफिकेट चेक कर लो आप। रिलीजन होगा ना उसमें। अरे है, मुसलमान है। वो जावेद साहब, हाँ। मैं बड़ा इज्जत करता हूँ, अच्छा गाना लिखते हैं, हाँ। बहुत अच्छे गाने लिखते हैं वो। उनका बेटा कौन है? कौन है आप बताओ? फरहान है ना? फरहान अख्तर है, जोया अख्तर है। वो ईरानी, उनकी तो वाइफ जो थी वो ईरानी थी। हाँ, ये शबाना आजमी। नहीं, रोनी ईरानी। अच्छा, हाँ, पुराने वाले। हाँ, हाँ। मुझे ज्यादा याद है रोनी हाँ, ईरानी। हाँ। फरहान ईरानी क्यों नहीं? फरहान ईरानी क्यों नहीं हुआ? हाँ। माँ के ऊपर क्यों नहीं गया? बर्थ सर्टिफिकेट मुझे दिखा दे, हाँ। मैं मान जाऊंगा एग्नोस्टिक है। चलिए एग्नोस्टिक भी हुआ। मैं जिस समाज में जो देखा है, जहां हम इतने एग्नोस्टिक हो गए ना, आप जब तक यहां सनातनी है एग्नोस्टिक के लिए जगह है। जिस दिन 50% भी मुसलमान हो गए, 50% भी मुसलमान हो गए, या जो वो मत है, वो मत के लोग अगर 50% के आसपास आ गए, आप एग्नोस्टिक नहीं रह आप पाएंगे लंदन साहब। में देख लीजिए, हाँ। थोड़े ही हैं, पर वहां छोटी छोटी बच्चियां अपनी गुड़िया की गर्दन कह रही है कि हम तुम्हें इस तरीके से हलाल करेंगे। थोड़ी सी तादाद है। हाँ, आप छोड़िए ना कश्मीर, हाँ। 30 साल पहले हाँ। आपको आना पड़ा। हाँ। मैं वेस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित हिंदू हैं जी, उन पे कुछ संस्थाएं काम करती हैं, तो मैं उनके संपर्क में था, क्योंकि मैं डेमोग्राफी पे काम करना चाहता जी। हूं। लव जिहाद मेरे विषय में लेट आया। मैं डेमोग्राफी इज अ लार्जर थिंग। हाँ। आपके देश के ऊपर वाले जितने बॉर्डर हैं, वहां 20 किलोमीटर के रेंज में पूरे बॉर्डर को चेक कर लीजिए, सब मतलब डेमोग्राफी चेंज हो गया है। यानी कि आप क्या 20 किलोमीटर लूज करेंगे आने वाले 50 साल में? बिल्कुल। आपको अब तो कह रहा है वो कि चिकन नेक को काट दूंगा। हाँ। आप जाइए चिकन नेक पे, आपको समझ में आएगा क्या डेमोग्राफी बदला है। दोनों तरफ का जो एरिया है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। एकदम। नेपाल के बॉर्डर्स चेंज हो चुके हैं, आसाम के बॉर्डर्स चेंज हो चुके हैं। अभी तो आप पश्चिम बंगाल की हालत देख लीजिए, खत्म है। आसाम में तो अब सुधरे हैं। हाँ। आपके यहाँ पे हालात, पर केस बदल चुका है। आप अपना टीएफआर चेक करिए जी, आप इररिप्लेसेबल डेटा पे चले गए जी। हैं। आपके जो टीएफआर है, जो वहां के मूल निवासी हैं, हाँ। उनका टीएफआर और जो ये लोग हैं उनका टीएफआर चेक कर लीजिए, ज्यादा है, और अभी भी 40% है। यानी कि हाँ। अगले 30 साल में वो क्या, मैं अपने दोस्त, अपने मित्र से बात कर रहा था, और वो मेरा मतलब बचपन में हम दोनों एक बेंच पे बैठे हैं, पर विचारधारा से हम दोनों अलग अलग हैं जी। पर मैं उससे यही, हम दोनों, मैं उसको कह रहा था कि देख सब कुछ ठीक है, पर वो मेरी बात, हम दोनों जब मिलते हैं तो हम अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। मतलब पर सबसे बड़ी चीज है कि मैं ना छत्तीसगढ़ में ना एक जमीन देखी है मैंने, ठीक है। जब पिछली बार बांग्लादेश से आए थे तो डंडीकरण और ये सब जगह पे ले जाके हमने उनको बसाया था, तो मैंने अपने भाइयों के लिए ना थोड़ा जगह देखा, मजाक में कह रहा था मैं उसको कि छत्तीसगढ़ में देख रखा है, थोड़ा महाराष्ट्र में देख रखा है। हाँ। क्योंकि 100 वर्षों में अगर इस तरह रहा तो हम लड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये तो डेमोग्राफी का विषय, पर लव जिहाद इज अ फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसको ऐसा नहीं है कि हम और आप बात कर रहे हैं, इसको सारे न्यूज़ बात कर रही हैं,
इसको सारे वकील बात कर रहे हैं, बहुत सारे जज बात कर चुके हैं, पुलिस बात कर रही है और इवन पूरी दुनिया में बात हो रही है। तो क्या हुआ अगेन, मैं जीवन में एक बात हमेशा निश्चित करता हूं कि जो काम करूं उसमें गलती ना हो जी। अगर गलती है तो मुझे लगेगा कि मैंने किसी को हार्म किया है। हाँ तो मैंने कई पुलिस अधिकारियों से बात किया इसमें, जी। जिन लोगों ने इस तरह के ऑपरेशंस किए हैं। तो हमारा टीजर है, तो टीजर में हमने 8 करोड़ का संख्या दी है कि 8 करोड़ लड़कियां इनके टारगेट पे, अविवाहित जी बच्चियां। तो उन्होंने कहा क्या तुम गलत हो, जो भी महिलाएं हमारे देश में हैं, हाँ जिनका फर्टिलिटी है, हाँ, वो सब टारगेट पे हैं। ये बोलते हैं कि जैसे ही माहवारी शुरू हो, प्यूबर्टी स्टार्ट हो, तो वो अब हमारे लायक हो चुकी है। आपने देखा होगा 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल जो इतिहास रहा है उसके हिसाब से ये हर एक वो लड़की के साथ में दुष्कर्म हो रहा है। अभी किसी ने एक फिल्म बनाई है दुष्कर्मों के ऊपर कि हर मिनट या हर सेकंड 80 लड़कियों के साथ में ऐसा होता है। तो मेरे एक फ्रेंड थे, उनके साथ बैठे हुए, तो उनका मुझे फ़ोन आया। क्वेश्चन उन्होंने किया कि मैक्सिमम जो करने वाले समाज हैं उनके बारे में आप कभी बात क्यों नहीं करते। आपको पता होगा वो डायरेक्टर जो हैं वो क्या है कि उस समाज की छवि को जो है ना एकदम नीट एंड क्लीन बनाने में लगे हुए हैं आजकल। उनकी जितनी भी फिल्में आती हैं, और उन्होंने ये 80 फिल्म बनाई है, हालांकि वो आई और चली गई। उसके बारे में किसी ने देखिए समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करता। मैं अनुराग कश्यप के बारे में मीडिया चलाती है, क्या ना मीडिया को टाइम है, और क्या है ना हमने ना जो जिस मैकाउले की जो शिक्षा प्रणाली रही है, सिलेबस को पढ़ा है, उसमें इतना पढ़ लिया कि हमको ना सब कुछ इंडिपेंडेंट दिखता है। वैसा होता नहीं है जी। मैं जब ट्रैवल करने लगा, राजस्थान ट्रैवल किया, आज भी जब ना मेवाड़ जाता हूँ तो माटी माथे पे लगाता हूँ। जी। हमें क्यों नहीं पढ़ाया? बिल्कुल। हमें बप्पा रावल क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमें कुंभा क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमें महाराणा सांगा क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमें महाराणा प्रताप आधे पन्ने में क्यों पढ़ाया गया? 2-4 लाइन है, ठीक है। शिवाजी के बारे में क्यों नहीं बताया गया? विजयनगर साम्राज्य 300 साल तक चला, लेकिन आपको नहीं बताया गया है। और आप ये जो ललित फुर्कन की बात जो करते हैं, हाँ, ललितादित्य की जो बात करते हैं, और आपके आसाम की जो बात करते हैं, हाँ, तो कितने हमारे ऐसे बड़े बड़े योद्धा रहे हैं। आप बताइए कि आपके सिलेबस में है क्या? नहीं। आपके सिलेबस में रहेगा कि हमें तैमूर से लेकर के औरंगजेब और उनके लास्ट तक सबके नाम गिनवाए हुए हैं। क्या हुआ कि मैं घूमा हूं, जो औरंगजेब औरंगाबाद जाके रुक गया, ठीक है, जो मतलब संभाजी नगर जाके रुक गया, जो अकबर और मध्य प्रदेश के बहुत सारी जगहों पे दे केप्ट अटैकिंग, पर हम रिसर्च महाराणा प्रताप के बाद तो पढ़ते हैं, पर वहां जो लोकल भील, लोकल गोंड समुदाय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरिया में थे, वो लड़ते रहे और जीतते रहे कि आप आओ, 2 महीने मेरे से मेरे को अटैक करो, उसके बाद 2 महीने बाद मैं वापस तुमसे लूंगा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं था कि हम चुप रहे, हम इनके गुलाम थे, कभी नहीं रहे। दिल्ली की से मैं हमेशा कहता हूं, दिल्ली से राइट लेफ्ट सेंटर में ये 200 किलोमीटर के साइंसा थे, बस। ठीक है। और उसके बारे में हमको लिखा गया कि एम्पायर ऑफ इंडिया, हाँ, उसका ऐसा रंग के दिखाया जाता है। एक क्वेश्चन मेरा, वो 4 महीने से ज्यादा एक जगह रूल नहीं कर पाते थे। वो जैसे ही वहां से गए, वहां की स्थानीय जनता ने तुरंत ही उनको लपेट दिया। और ये दिल्ली और आसपास में भी बचाना बड़ा मुश्किल था इनके लिए। अरे ये जयपुर क्रॉस करते तो मेवाड़ इनको मार के भगा देता था, ठीक है। इधर महाराष्ट्र तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाए, गुजरात में ये मारे गए हैं। और कभी भी इस तरीके की बात नहीं होती कि जैसा हम 700 में या पहला आक्रमण देखते हैं और सीधा आते हैं फिर गजनवी पर 1000 में, तो 300 साल के बारे में बताते ही नहीं कि 300 साल किन्होंने इनको रोक के रखा, किन्होंने इनको मार के भगाया, कोई बात ही नहीं करता उसके बारे में। अखंड भारत की बात करते हैं कि इन्होंने भारत के लिए प्यार किया। मैंने एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा रहता है कि भाई चलो ठीक है, ये तो ईरान के रास्ते भारत आए थे, वहां पर सफवी साम्राज्य था, शियाओं का साम्राज्य था, ये सुन्नी थे, इनकी आपस की दुश्मनी है, कल्ट सही बनी हुई है जब से इस्लाम पैदा हुआ है। इन्होंने कभी सफवी साम्राज्य के ऊपर तो हमला नहीं किया, जबकि इनका जाना पहचाना क्षेत्र था, वहां नहीं किया। क्योंकि कारण क्या था कि वहां मस्जिद तोड़ने का वो आनंद नहीं मिलता जो यहाँ मंदिर तोड़ने का आनंद मिलता है, जो काफिरों को आनंद मिलता है वो मुसलमानों को
नहीं मिलता। अगर इनको अखंड भारत बनाना था, साम्राज्य बढ़ाना था, तो समुद्र की तरफ कहां जाके बढ़ा रहे थे भाई? तुम बढ़ाते तो ईरान की तरफ बढ़ाते टर्की की तरफ बढ़ाते, पर वहां तो तुम्हारा खलीफा बैठा हुआ था। तुमको नजराना पेश करना था, वहां भारत से लूटते थे, नजराना वहां देते थे। मैं इतिहास पढ़ के नारायण जी इतना मतलब हैरान रह गया कि जिस टाइम वहां क्रूसेड चल रहा था, ये यहां से लूट के क्रूसेड में लगा रहे थे। और ये लोग कहते हैं कि मुगलों ने कभी लूट करके कहीं बाहर नहीं लेके गए। नहीं। सालों हमने जब तुम्हें दिया था ना, तब हमारे यहां पर सिल्क रूट था, 15 से ज्यादा बंदरगाह थे हमारे यहां पर, जो हमारी जीडीपी थी तकरीबन 35% थी। तुम्हारे आने के बाद डाउन क्यों होती चली और गई? कहां से आए वो? हाँ, मतलब पहाड़ों से, हाँ, जहां कुछ रेत खाते थे, जहां रेत खाते थे। हाँ, ये मैं उस गांव में गया हूं जहां से बाबर आया है। हाँ, ठीक है, और वो लंगड़ा हमसे जीत के जाता। हाँ, ठीक है। नहीं, जीतना वीतना कुछ नहीं था। क्या भारतवर्ष में पहले से रहा है कि सरकार बदली है, सत्ता बदली है, राजा को हम आत्मसात करते थे। यस। और वही चीज इन्होंने आगे की भी। देखिए, मारते रहते तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। मैं राजतंत्र के पक्ष में नहीं हूं। हाँ, मैं पहली बात कह रहा हूं, पर मैं बहुत सारे राज परिवारों से मिला हूं। लेफ्टिस्टों ने ज्यादा बदनाम कर दिया। हाँ। और अगर इतना अगर इतना बदनाम होते वो, तो वो तो 1% थे ना, जनता खा जाती। मैं वही कह रहा हूं। फ्रांस में खत्म हो गए। हाँ। आप पश्चिमी देशों में देखिए, खत्म हो गए। हाँ। उसका मैंने थोड़ा स्टडी करा, तो मैं ज्यादातर जो अब राजतंत्र मतलब राज परिवार बची हैं, वहां एक चीज देखा कि वो अपने आप को राजा नहीं मानते। महाराज रीवा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। उनके यहाँ महामृत्युंजय मतलब भगवान शिव जो है वो राजा है। मैं मेवाड़ घराने से संबंध रहा है, मतलब श्री जी जब थे तो शूटिंग करने जाया करता था मैं। उनके पुत्र भी हैं, वहां भी जाता हूँ। एकलिंग जी महाराज है, ये दे आर दीवान, वही गद्दी सी। सो अंग्रेजी में ना, मैं अपने थोड़ी मेमोरी अच्छी है, तो ओरिजिन ऑफ सोसाइटी एंड ओरिजिन ऑफ रूलिंग क्लास जो आया, तो उसमें लिखा हुआ है कि डिवाइन एज ओरिजिन ऑफ रूलिंग क्लास। तो मुझे आज भी जब देखता हूं ना, तो मैं देखता हूं कि ये डिवाइन है जी, मतलब ईश्वर ही रूलर है। हाँ। ये जो समाज, हम जो समाज मतलब जनता के लिए काम करना हमारे अंदर बसा हुआ है, नॉट ओनली राजा, एवरी ह्यूमन बीइंग। और इस कल्चर को खत्म नहीं होने देना मुझे। ये चीजें मैं बता दूं कि जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज का जो अब्दुल है वो अपने आप को सोचता है कि वो तो तैमूर के या अकबर के या बाबर के जो खच्चर थे उनकी पूंछ से बंध के आया था। हाँ। और वो उन्हीं की जीन्स है। नहीं भाई, मैं इसमें ना इंटरेस्टिंग नहीं भाई, और वो तुम कभी सोचना भी मत। हाँ। और ये जो लव जिहाद और लड़कियों को के पीछे भागना, ये इनके दिमाग में वो बना रहता है। मैं एक दिन उज्जैन में शूटिंग कर, आई एम टेलिंग यू ऑल माय ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस व्हिच मेड मी व्हाट आई एम टुडे। तो मैं एक दिन ना उज्जैन में शूट कर रहा था, वो कपड़ा बनाने वाले के यहाँ जी। तो फटा हुआ लुंगी पहन के आया। मैं बात करने लगा, खुद ही बात करने लग गया। बात करते करते कहा, अरे हमने तो 1000 साल रूल किया यहाँ। हाँ। मैंने इसको देखा, भाई देखा तू 1000 साल रूल किया है। एंड देन आई थॉट ऑफ कि मैं 1000 साल का गुलाम तेरे से ज्यादा बढ़िया हूं। और मैं लेट मी डू अ डीप रिसर्च इनटू इट। फिर मेरी ना आंख क्योंकि घूमता रहा, तो मैं अरविंद सिंह जी थे, अरविंद सिंह जी मेवाड़, श्री जी अभी थोड़े दिन पहले उनका निधन हुआ। जी जी जी। तो मैंने एक दिन पूछा उनसे, शूट कर रहे थे तो बैठे हुए थे हम, तो खाना बनाना हम लोग फूड शो कर रहे थे, तो मैं पर फूड तो वाज अ शो, बट देन बैकग्राउंड में हम बहुत सारी बातें चर्चाएं होती हैं। तो मैंने एक दिन श्री जी से पूछा, श्री जी आप एक बात बताइए कि क्या है अकबर जो मुगल है और हम में क्या हुआ, क्या गलती हुआ? ना गलती हुआ होता ना कामाख्या, हम आज भी यही हैं। हाँ। और वो बताओ कहाँ है? वो बताओ कहाँ है? हाँ। तो ये देश सत्य सनातन का है। बिल्कुल। मैं इसलिए कहता हूं कि हमारा फैक्ट, हमारी नैरेटिव कभी भी फैक्ट बेस्ड ही होगा। बिल्कुल। कभी झूठ के दम पे हवा नहीं बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो केरला स्टोरी 2 में बताया है वो सच है। सिर्फ अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति थोड़ा हमें सजग होना है। ये जो धर्म है, ये विश्वास है हमारा, ये हमारी संस्कृति है और उसको जीवित रखना है। अच्छा, मैं एक चीज इसमें क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आपने कहा कि मैंने एक ही चीज को 10 एक अगर वहां पे बात कही है तो उसके मैं 10 एविडेंस दे सकता हूं। इतने सारे फिगर्स, इतने सारे एविडेंस, इतनी सारी खबर
आपने कहाँ से निकाली हैं, मतलब ये चीजें? और ऐसा होता है ना कई बार कि न्यूज में आ गया और बाद में कुछ और निकल गया, पर हमें चाहिए वो जो एकदम फाइन है। वो सारे फैक्ट्स आपने कितने निकाले हैं? आपको क्या लगता है लमसम कितने हैं? तारा सहदेव का पहला केस है जो पब्लिक में आया। यस, शूटर थी जो। शूटर थी, अभी मिला, अब परसों वो हमारे प्रेस के सामने उनको लाया और वो बोली आज मतलब हर वीडियोस आ रहा है। हाँ, एक बेटी को भी ऐसी समस्या होना तो हमें उसकी बात रखनी चाहिए। पर क्या था कि हमको ये बताना था कि समाज में ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं। बहुत ज्यादा हो रही है। और जब शुरू किया तो पहला चीज क्या होता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो 1500 न्यूज़ आर्टिकल्स मिले मुझे। 1500 न्यूज़ आर्टिकल्स। तो लोग कहते हैं अरे वो तो पर्सपेक्टिव हो सकता है, बैन कर दो न्यूज़पेपर को, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले और उसको बैन कर दे। करे। ठीक है। फिर पिछले एक साल में बहुत सारे एफआईआर हुए हैं, 9000 के आसपास एफआईआर हैं। मैंने 70 पढ़ पाया हूँ जी। वो 70 में ये समझ में आया कि बेटियां टारगेट हैं अलग अलग मॉड्यूल से। जी। कोई आता है नाम बदल के, कोई आता है आपको इंटेलेक्चुअल टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप जब जवान होते हैं तो इंटेलेक्चुअली आपको बहुत अच्छा लगता है, वैसा बनता है और उसके बाद वो फिर अपना कलर चेंज करता है। ये जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने जो शादी की है, अगर मारा नहीं लड़की को, हमारी बेटी अगर मरी नहीं है, उनके साथ है, जाके उनके बच्चों का नाम पर देख लीजिए आप, या फिर तलाक करके दूसरे के साथ कर लिया। दूसरे के साथ कर लिया। ठीक है। और तीसरा है कि जो यंग बच्चियां हैं उनको बरगलाना बहुत आसान होता है, उनको सपने दिखाना बहुत आसान होता है, उनका गुड बॉय द बेस्ट बॉय बनना आसान होता है, और एक्टिंग करके ना बहुत अच्छा बेस्ट बॉय बन सकते हैं, बहुत बढ़िया ग्रीन फ्लैग बन सकते हैं। तो वैसा करके फिर उनको समझ में आता है तो फंस गए। बाद में पता लगता है। तो मैंने 70 ऐसे एफआईआर्स पढ़े जो मुझे लगा यार, जिसमें से बहुत सारे 7 केसेस में सजा हो चुकी है। ठीक है, 7 कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। कोर्ट मेंशन करता है कि लव जिहाद हो रहा है। कुछ इसके साथ अलावा कुछ धर्म परिवर्तन के रैकेट्स चल रहे थे, जैसे कलीम सिद्दीकी का चल रहा था, मोहम्मद गौतम का चल रहा था, उनमें सजाएं हुई हैं। उसमें एक बात बहुत अंकित होता है, महिलाएं इजी टारगेट थी। उन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। फिर जांगूर का केस आता है। ठीक है, ये सब तो एफआईआर है ना, एफआईआर से तो नहीं बनती है, हाईलाइटेड केसेस हैं। इन सब केसेस को पढ़ा, हर केस में जो पीड़िता है वो ये कहती है कि इनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को बनाना है। तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? मैक्सिमम जितनी है उतनी है। तो 8 करोड़ अविवाहित हैं, उससे ज्यादा ही है अविवाहित। तो हमने कहा कि 8 करोड़ तो है ही है। तो पढ़ाई करने के बाद आए हम यहाँ। ठीक है, जहांगीर जो एक कुछ हमाली की जैसा काम करता था, उसके सिंडिकेट्स में इतने लाखों पैसे मिले, कैसे मिले? बिल्कुल, यानी कि फॉरेन फंडिंग है। कहीं 100 करोड़ रुपए का तो उसका मतलब हवेली और वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। पर ये आदमी तो कर रहा था, जो बच्चियां कह रही है झूठ तो नहीं कह रही है। बिल्कुल नहीं कह रही है। जो बच्चियां कह रही है, मैं बच्चियों से मिला हूं, मैं नाम नहीं ले सकता अभी, परसों ही मैं उनसे वापस मिला हूं और मैं रो रहा था। परसों हम जब ये 50 बच्चियों के साथ जब बात कर रहे थे, उसमें परिवार सब मिला के थे, तो मैं हर मिनट रो रहा था भाई साहब। उसके बाद मुझसे पत्रकार ये पूछते हैं कि आप केरल की बहनों को क्यों नहीं लाए? अरे भाई, केरल की बहनों को तो हम 3 साल पहले आपको दिखा चुके हैं। बिल्कुल, उनकी वीडियोस वो है, आज भी वायरल होती है, पब्लिक है। अब मैं क्या करूं, मतलब और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा भाई ये बताने के लिए? जब ऑपरेशन अस्मिता के लोगों से मिला जो उसको कंडक्ट किए, और जब मुझे समझ में आया कि डैम, मतलब बिग ट्रैप, बिग कॉन्स्पिरेसी, मतलब कुछ लड़कियों को तो उन लोगों ने ऐसे यूज किया कि वो पाकिस्तान के हैंडलर्स बन गई। बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं? नहीं, मतलब मैं क्या करूं? मैं या तो मैं बैठ के, मेरे पास इतना तो सिस्टम नहीं है कि हर पुलिस स्टेशन में जाके उसका बाइफोकेशन करूं, और मैं आप 9000 केसेस जो जिनकी बातें कर रहा हूं, मेरे पास एक आंकड़ा आया तो मुझे लगा भाई ये कैसे हो सकता है? ठीक है, वेरीफाई नहीं कर सकता भाई 9000 अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाके। तो मैंने 70 जो केस स्टडी, जो एफआईआर पढ़े हैं, वो अपने आप में गवाही हैं। जो 7
लोगों के जजमेंट्स पढ़े हैं जिसमें लोगों को सजा हुई है जी। उसमें पता चलता है कि वो 1000 लड़कियों को करना चाहते हैं। बिल्कुल। अस्मिता, ऑपरेशन अस्मिता में जो रैकेट है वो 8 राज्यों में फैला पड़ा है जी। गोवा से लेके पूरब में बंगाल और उड़ीसा और पश्चिम में राजस्थान तक और उत्तर में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक। जी। आप क्या चाहते हैं? हाँ। मैं क्या बोलूं कि ये एक नुक्कड़ की घटना है। उस देश के अंदर, जिस देश के अंदर एक महिला के अपमान के लिए रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उस देश के अंदर लड़कियों की अस्मिता पर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया, उनको कन्वर्ट कर लिया गया, मार दिया गया। वहां पर भी हमें सबूत देने हैं, और सबूत है, साफ है। और साफ सबूत होने के बावजूद कि इस पर्टिकुलर का सबूत लेके आओ, फिर उस स्टेट से लेकर के आओ, वहां से लड़की क्यों नहीं लेके। मैं वो चीज हमने क्या है ना कि हम इतना नैरेटिव में उलझ गए हैं ना नारायण जी, और उलझाया गया है जानबूझ करके कि हम अपनी आवाज ही ना उठा पाए। ये जो हवा क्रिएट करने वाला जो आइडिया है ना, हाँ। नैरेटिव विमर्श का अर्थ हवा क्रिएट नहीं करना होता है। विमर्श का अर्थ होता है आप अपने फैक्ट्स को लेकर उसकी बात को बताएं, बिल्कुल, और बिल्कुल। उस बात को समझाएं। अगर मैं उन सारी केसेस को लेके आता हूं और आप बताइए गलत है, यानी मैं तो कहता हूं कि तारा सहदेव का इकलौता केस है जहां वो आदमी नाम बदल के उसके साथ रह रहा था, उसे शादी करी और उसके घरों में पैसे मिले हैं और लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। बिल्कुल। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि हम लड़ाई की तैयारी करें? हमारे घर में हम तब मान लें जब मेरे घर के अंदर दुश्मन घुसेगा। हाँ, तब आए, तब ही हम जागेंगे। अभी श्रद्धा वालकर की हुई थी, तो उसने क्या कहा लड़के ने कि मेरा क्या है, मेरी तो जन्नत फिक्स है। अभी भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया था, इसमें 300 लड़कियों के आसपास उनका नाम आया था, और एक था जो शूटर, वही शूटर थी तारा। और यहाँ पर भी एक कोचिंग सेंटर था शूटिंग का, वहां पर उस लड़के के फोटोज आए हैं। एक ही मुस्लिम लड़का है और अलग अलग लड़कियों के साथ में वो फोटोज ले रहा है, किसिंग्स के और ये सब चीजें, और उसके फोन में मिली हैं। अभी एक और लड़का मिला है जिसके फिर से कई 100 लड़कियों के कॉन्टैक्ट नंबर उसके पास में हैं, और वो नाम बदल बदल करके उनके साथ में जो है शारीरिक संबंध बनाने का काम करता है। मैं एक चीज़ इसमें जब हम बात कर रहे थे प्यूबर्टी के ऊपर, मैं एक चीज़ थोड़ी सी उसमें भूल गया था कि क्या होता है कि हिंदू लड़कियों की जो परवरिश है, और जो माएँ देख रही होंगी इस वीडियो को वो भी इस बात को कनेक्ट करेंगी। हिंदू लड़कियों की जो मेंटालिटी होती है वो होती है एक पति की, पति परमेश्वर। यस। जिसके साथ हमारा आंतरिक संबंध बनेगा वो हमारा पति होगा, पति के साथ आंतरिक संबंध बनेगा। लेकिन क्या है कि इस टाइम पर जो भागदौड़ है, एजुकेशन है, और जिस तरीके की अपब्रिंगिंग है, जिस तरीके का मीडिया है, फिल्म्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी जो लक्ष्मण रेखा है उसको तोड़ ही देते हैं। वो टूटने के बाद में उस लड़की को केवल उसी में सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। उसके यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये 3 तलाक देगा तो दूसरे की जगह बैठ जाऊंगी। हमारे यहाँ लड़कों के साथ भी यही है कि अगर मैंने किसी को दिल दे दिया है, किसी से इस तरीके की बात कर ली है, तो अब मुझे उसके साथ शादी भी करनी है। हमारे यहाँ 4 शादियों का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके यहाँ ये ओपन है कि अगर मेरे को एक हिंदू आ गई तो बाद में या तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा या आगे मेरे रास्ते खुले हुए हैं। क्योंकि हिंदू लड़की की मेंटालिटी ही एक संयुक्त, अपने एक कहते ना एकाकी परिवार, एकाकी पति, और पूरा का पूरा अपना जो एक होता है एकाधिकार की भावना में वो फंस जाती है। मैक्सिमम लड़कियों के जितने केसेस हमारे सामने आए, मैंने 312 लव जिहाद के केसेस पे स्टडी करी थी, और उनमें यह आया था कि लड़कियों को जब उनका बच्चा हो जाता है पहला, उसके बाद कन्वर्ट करने की या अपना नाम बताने की या अपना मजहब बताने की कोशिश की जाती है। कारण ये होता है कि अब वो एक ऐसी छटपटाती हिरण है, हिरण मतलब मादा हिरण है, हिरणी है, जो अपने बच्चे के लिए अपनी जान देने के लिए कुर्बान कर देगी। वो देखे हो ना आपने डिस्कवरी में कि एक शेर आता है भागा हुआ मेमने को पकड़ने के लिए, और तो हिरणी सामने आ जाती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दे, और वो भगा देती है अपने बच्चे को और खुद खाई जाती है। ये हिंदू मेंटालिटी है, और हम इस मेंटालिटी में फंसे हुए ना, हम आज तक नहीं सुधरे। मैं कह रहा हूं ना कि ये फिल्में वो काम कर सकती हैं कि नारायण जी, मैं अपने समाज को अभी तक ऐसा देख रहा हूं कि जैसे एक बुजुर्ग कबूतर ने अपने सब कबूतरों को बताया कि आखेटक आएगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुमको फंसाएगा, तो सबको रटवा दिया। तो सब कबूतर जंगल गए और गाना गाते रहे कि आखेटक आएगा, दाना बिछाएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, हमें नहीं फंसना है। और फिर उन्होंने देखा दाने पड़े हैं, और वो सारे के सारे दाने पे जाके बैठ गए। तो हम गा रहे हैं कि हिंदू संकट में है,
हिंदुओं के वो लव जिहाद में या ग्रूमिंग गैंग वाले फंसा रहे हैं। इनको 2047 तक गजवा हिंद करना है। बिहार से इस तरीके के पेपर्स निकल आए, जहांगीर बाबा मिल गया है या उमर गौतम मिल गया है, ये मिल गया। हम रट तो रहे हैं लेकिन हम जाल पर फिर भी बैठ रहे हैं क्योंकि हमें दाना दिख रहा है। हम देख रहे हैं पर हमने अपनी आंखों को बंद कर ले रहे हैं। हमने विवेक बुद्धि नहीं खोली, चर्म चक्षु खोले हैं लेकिन ज्ञान के जो चक्षु हैं वो नहीं खोले। मैं केरला स्टोरी जब देखी और उसके बाद में लड़कियों से मिला तो उसके बाद लड़कियों ने कहा कि अब हमारी जो आंतरिक चक्षु है ना, ज्ञान चक्षु, वो खुल रहे हैं। लेकिन मुझे अब पूरी उम्मीद है कि केरला 2 ये काम और अच्छे तरीके से करके दिखाएगी। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ रुकें, कहानियां बहुत है। मैं फैक्ट की बात करूंगा। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ जी कि मैं जब ये फिल्म खत्म किया और लोगों से मिलता रहा जी, तो मैंने कहा कि हर साल ना ऐसी एक स्टोरी बननी चाहिए ताकि लोगों को उनके मस्तिष्क पे ये हिट करता रहे कि भाई ये चीज तो गलत है। हाँ। और वो याद दिला देता रहे। वो हनुमान जी वाली हमारी टेंडेंसी है कि हम हो चुका है, भूल जाते हैं कि हमारी शक्ति क्या थी, हमारी शक्ति क्या, हमारा पास्ट क्या था। हमको वो हारे हुए बैटल्स बता के हमको अपने जीत की कहानी नहीं बताई और उसको छुपा लिया गया। और इसके वजह से हम एज ए समाज सोचते हैं कि स्टाइल आइकॉन बाहर है, हमारा हीरो बाहर है, और वो हीरो बाहर खोजने में हमने बहुत लेट कर दिया। हमने कुछ इस तरीके की चीजें, हमारी आपकी शूट से पहले बात हो रही थी कि जब सरकारें लगातार चलती हैं तो क्या ऐसा होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब सरकार देखेगी, अब मुझे कुछ नहीं करना। वो तो देखिए ऐसे समाज ठेका देने का हमें हमारा नेचर है। तो हमको लगता है कि हमने अभी भी कल के अवतार को दे रखा है। सारा का सारा वो आएंगे अपने आप करेंगे, अपने आप कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। हम समाज में ये नहीं सोच रहे कि हमको बचना कैसे है। मोदी आएगा, नेस्त्रादेमस ने बोल दिया था तो वही सब कुछ संभाल लेगा। योगी आएंगे वो संभाल लेंगे, और कोई आएगा वो संभाल लेगा। बस वो आरएसएस आएंगे, आरएसएस के लोग आएंगे और वो संभाल लेंगे। ऐसा होता नहीं है। समाज को संगठित होना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है और उस साजिश का शिकार हमारी बेटियां ना बने, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। जी, तो मैं लास्ट में आपसे जो फिल्म के बनाने और जो आपने बताया था कि भाई 2 घंटे की फिल्म है और मैंने पूरा का पूरा रीटेक और रीशूट के साथ में 3 घंटे में इसको पूरा मैंने शूट किया है। क्या करते हैं आप, क्या रिहर्सल पूरा पहले से पहले होता है? क्योंकि कैरेक्टर में उतरना जो अच्छा हाँ, एक चीज़ मेरे को पूछनी थी आपसे। एक सीन आता है ट्रेलर में जब वो बोलता है कि बामन की लड़की फंसाने के 12 लाख मिल रहे हैं या 15 लाख मिल रहे हैं। ये चीज़ हमने लिस्ट में कई बार पढ़ी है। हाँ। आपने इसको फैक्चुअली कितनी बार जांचा और कहाँ कितनी जगह से आपने इसको रीचेक किया है? जांगूर के स्टडी में है। हाँ। ठीक है। हाँ। जांगूर वाले में एफआईआर में लिखा हुआ है। हाँ। और बहुत सारी जगह है जहाँ पे इस तरह से चीजें आई हैं। हाँ। लड़कियों ने कहा है जी, ठीक है, कि उनको बाद में पता चला कि इस तरीके से वो करते थे। कल परसों भी जो एक विक्टिम आई उन्होंने बताया मुझे कि इसको पैसे मिलते थे। और दूसरी चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो हो जाता है कि ब्राह्मण तो चलो सॉफ्ट टारगेट हो गया है, आजकल तो हर जगह दीवारों पे भी लिखा जा रहा है। हाँ। पूरे समाज के बारे में नहीं है क्या? सिख लड़कियों के बारे में नहीं लिखा? सिख तो मैं आपको बताऊं कि 2018 में मैं लंदन में था और मेरे दोस्त ने मुझे कहा यहाँ ग्रूमिंग गैंग चलते हैं। अब बहुत न्यूज में आ रहा है कि वो जब संगत लगती है और जब लोग निकलते हैं सुबह अरदास करने के लिए तो वहां लोग नाम बदल के आते हैं और फिर हमारी बच्चियों को लेके जाते हैं। जी जी जी। तो सिख लड़कियां भी कहीं बची हुई नहीं है। क्या बौद्ध लड़कियों की कीमत नहीं लगाई है? क्या दलित लड़कियों की कीमत नहीं लगाई है? देखिए ओबीसी लड़कियों की कीमत नहीं लगी है? जो लिस्ट मिला है उसमें तो नहीं है, बट बहुत लड़कियां भी उतनी ही टारगेट में है। सिख लड़कियां भी टारगेट में है। आप एक बात बताइए, लव जिहाद किसने डिफाइन किया? हाँ। केरल हाईकोर्ट ने किया। बिल्कुल। और केरला के चर्च के पादरियों ने जाके ये बात सबसे पहली बार पादरियों ईसाइयों ने बात किया। तो ये मुझे लगता है ये घटना सिर्फ सनातनियों के खिलाफ नहीं। हाँ। पर और ये मैं तो इस बात को मानता हूं, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय और सनातनी है। सनातनी का अर्थ ये नहीं होता कि कौन कहाँ जाके अपनी पूजा अर्चना करता है। बिल्कुल। सनातनी का अर्थ होता है इस देश की संस्कृति को माने। बिल्कुल। इस देश में राम कृष्ण को मानने वाला व्यक्ति, शिव को मानने वाला व्यक्ति उनकी पूजा करे या ना करे। मैं अपने दोस्त को कहता हूं, मेरे दोस्त
हमारे विचारों के घोर विरोधी हैं। मैं कहता हूं आप इसलिए बचे हो क्योंकि हम इन बातों को कर रहे हैं और समाज को जगा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप रहें, आप हमें झकझोरते रहें जी। कि हम जहां गलतियां करें, हमारी सरकारें जहां गलतियां करें, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे सनातन धर्म में वैदिक काल से ही वाम पक्ष को बराबर सम्मान मिला है, बराबर मिला है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वाम पक्ष को आप देख लीजिए, इनकी वैल्यू इस्लामिक देशों में कहां है? नहीं है, एक भी इस्लामिक देश में नहीं है। और जितने वामपंथी देशों में इस्लाम नहीं है, नहीं है, हर जगह प्रतिबंधित है। यहां पर भारत में मिलकर के दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। वाम को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि तुम्हारे क्वेश्चंस तभी तक राइज हो सकते हैं जब तक यहां पर सनातन चल रहा है। सनातन चल रहा है। मैं पोलपोट मैं कंबोडिया गया था और वहाँ काफी दिन रहा, 1.5-2 महीने रहा। वैसे आपको देखते लगता नहीं है कि आप सनातन से, मतलब आपका पूरा का पूरा लुक और गेटअप देखते लगता है वामपंथी आदमी आज सत्य सनातन पर एक वामपंथी का इंटरव्यू चल रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। ये तो क्या है कि हम फक्कड़ आदमी हैं। जी जी जी, जो मिला वो पहन लिया और चल दिया। हाँ जी। और मुझे लगता है हमारे जो साधु लोग भी थे वैसे ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं तो साधु हूं नहीं जी। पर कम से कम वो फकड़ई वाला जो भाव है वो है अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंबोडिया गया और कंबोडिया जाने के बाद मैं वहां विक्टिम से मिला, पोल पोट के विक्टिम्स के। किसी के हाथ कटे हुए, किसी के नाक कटे हुए हैं, किसी का कान कटा हुआ है, भीख मांग रहे थे। मेरे लिए वामपंथ कुछ भी नहीं था। सी विचार किताबों में बहुत अच्छा लगता है पर वो विचार जब धरातल पे आता है तो वो बताता है कि वो कैसा है। चाइना में उतरा था, चाइना में नाश कर दिया था। रशिया में उतरा, नाश कर दिया था उसने। हर जगह जहां भी उतरा है वहां सत्यानाश ही करा है। आइडियलिस्टिक नहीं है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा ऑर्गेजम आता है सुनने के, बौद्धिक ऑर्गेजम बड़ा अच्छा आता है। जब वो एग्जीक्यूट होता है वो आइडियलिस्टिक नहीं रह जाता है। हाँ, वो बहुत क्रूर हो जाता है, बहुत क्रूर हो जाता है। Yes. सनातन अपने आप में इकलौता सिस्टम है जहां जब राजशाही भी रहा हाँ, तो उसको उतनी ही मान्यता मिली। बिल्कुल। जहां राजा अपने आप को भगवान का एक रिप्रेजेंटेटिव मानता था। बिल्कुल बिल्कुल। और डेमोक्रेसी भी रहा। आप अपने आसपास देख जी। लीजिए कहां डेमोक्रेसी बचा है। बांग्लादेश में बचा नहीं, पाकिस्तान में बचा, अफगानिस्तान में नहीं है। ठीक है, नहीं है कहीं भी। आप इकलौते राष्ट्र हैं बिल्कुल। जहां डेमोक्रेसी लोकतंत्र है। उसका कारण यह है कि सनातन है। जिस दिन आप जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आपके जम्मू कश्मीर में जहां वो मेजॉरिटी में गए, डेमोक्रेसी रखा नहीं बची। वहां 70-75 सालों तक जो दलित थे उनको वोटिंग राइट नहीं था। हाँ, ठीक है, जो वहां की महिलाएं थीं उनको बाहर के किसी पुरुष से शादी करना अलाउड नहीं था। बिल्कुल। ये डेमोक्रेसी था इस भारत में। वाली- जहां भी ये जाते हैं। मैं मालवानी बोल के एक छोटा सा इलाका है, मैं इसलिए सिर्फ ये लड़ाई हमारी बेटियों के लिए नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। मालवानी एक इलाका है, वहां जाके एक बार पढ़िएगा। एक कम्युनिटी का कॉम्प्लेक्स हुआ था, वहां गुजराती समाज के, कच्छी समाज के लोग रहा करते थे। 120 के आसपास थे, आज 2 हैं। पहले तो आए तो पैसे दे के खरीदा गया, ज्यादा पैसे, बाद में कम पैसे में उनको छोड़ के भागना पड़ा। यस। देखिए ये नया नैरेटिव चला के वाल्मीकि समाज को हमसे दूर किया जा रहा है। पर आप इस बात को मानिए कि आपने कहा ना गांव के बाहर वाल्मीकि समाज होता था। बिल्कुल। और बॉर्डर सुरक्षा होती थी, वो नहीं बदला है, कभी नहीं, कभी भी धर्म नहीं। परिवर्तन नहीं किया उसने। नहीं, ये तो 100 साल में मिकावले के खानदान ने हमारा ये पूरा चीज बदल दिया जी। वरना वाल्मीकि समाज, और ये भारत में हुआ है। हाँ, आप जाइए पाकिस्तान में जो बचे हुए हैं, हाँ। उसमें ज्यादातर वाल्मीकि समाज के लोग मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप जोधपुर में उनका कैंप है, जाके देखिए उनको। जी जी जी, वो जो लड़े हैं, वो जो अपने राम कृष्ण विष्णु के लिए लड़े हैं, बिल्कुल। वो जो अपने शिव जी के लिए लड़े हैं, वो हम नहीं लड़ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नारायण जी, जो हमारे देश के अंदर कंफर्ट जोन में 75 साल से जो मलाई चाट रहा है, वो कह रहा है कि ब्राह्मण की लड़की को उठाना है,
आज जो पाकिस्तान से आया है, आप उसका देखिए, उसका घर नहीं है, लेकिन उसने घर के बाहर मंदिर बनाया है। भगवान राम उसमें बैठे हुए हैं, वो वहां पूजा कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे सनातन ने मुझे बचाया और मेरा धर्म है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, मैं धर्म की रक्षा करूंगा तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। तो ये चीजें हैं जिन्होंने भारतवर्ष को अक्षुण्ण रखा है। और मित्रों, अगर ये ग्रूमिंग जिहाद, लव जिहाद इसी प्रकार से चलता रहा तो सनातनी सभ्यता का क्षरण होगा। और अगर ये भारतीय सभ्यता, यदि ये सनातनी सभ्यता का क्षरण होता है तो यह केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, जिस प्रकार से मधुमक्खी समाप्त हो जाएगी तो पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा, उसी प्रकार से यह शहद देने वाला, यह मधु की तरह पूरे विश्व को अपने धर्म की छांव देने वाला सनातन धर्म, जिसने हर जगह से विस्थापित जितने भी मजहब हैं सबको शरण कौन देता है? भारतवर्ष। आप देख लीजिए, जब पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईरानी सभ्यता हो, चाहे यजीदी हो, जो जहां से मारे गए हों वो वहां यहां भारतवर्ष में शरण लेकर के रहे हैं। पूरे विश्व को यदि किसी ने अपना छाता दिया है, अपनी छत्र छाया दी है, वो सनातनी है। यदि वो इस प्रकार के लव जिहाद आदि से नष्ट हो गया तो फिर पूरे विश्व में कोई किसी को छत्र छाया तक देने वाला, किसी को पानी तक पूछने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि हम क्रूसेड काल में देख चुके हैं कि अब्राहमिक लोग तो आपस में एक दूसरे को थे और उस समय पर सबको शरण देने वाला केवल सनातन, केवल भारतवर्ष था। तो केवल यह नहीं है कि बेटियां बचेंगी तो जब तक पड़ोसी के घर में आग लग रही है हमें तब तक आवाज ही नहीं उठानी। यह पूरे विश्व का कल्याण की भावना से हमें कम से कम इस क्षेत्र में भी कार्य करने की आवश्यकता है। और जिस देश में एक बेटी के अपमान के लिए रामायण हो गया, महाभारत का महायुद्ध, विश्व युद्ध हो गया, उस देश में हम सभी सनातनियों का यह तो धर्म बनता है कि हमें अपने महापुरुषों, अपने इष्ट, अपने देवी देवताओं और अपने भगवानों के आदर्शों का पालन करना चाहिए। अपनी बहन बेटियों और अपनी महिलाओं, इन सब की रक्षा करनी चाहिए। और इसी विषय पर आपने इतनी जबरदस्त फिल्म बनाई है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे संदेश आपने दिए हैं। मैं एक लास्ट में, हम अपने हर पॉडकास्ट में कहते हैं कि युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा हमारे सत्य सनातन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। सजग रहें, सुरक्षित रहें। हमें अपने समाज को और 1000 साल के लिए तैयार करना है। तो इसलिए जरूरी है कि हम शत्रुबोध करें। शत्रुबोध, मित्रबोध और आत्मबोध होना जरूरी है, आवश्यक बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।